कहानी का नाम है रीढ़ की हड्डी, इंग्लिश में जिसे हम बैकबोन भी कह देते हैं। बैकबोन, हाँ यही पीछे वाली हड्डी जो हमें हेल्प करती है सीधा रहे, यानी कि मैं अभी स्ट्रेट अगर खड़ा हूं तो इस रीढ़ की हड्डी की वजह से खड़ा हूं, और अगर इसमें कुछ भी लचक आ जाए तो फिर शरीर झुक सकता है। लेकिन यहां पे जो रीढ़ की हड्डी बात की गई है वो इस पर्टिकुलर रीढ़ की हड्डी की बात नहीं की गई है, यहां बात की गई है समाज की रीढ़ की हड्डी की, कि किस तरीके से हमारे समाज में आज भी जब भी बात शादी की आती है, जब भी बात विवाह का आएगा, तो किस तरीके से हम अपने घर की बेटियों को ट्रीट करते हैं, चाहे बेशक वो पढ़ी लिखी क्यों ना हो। उन्हें इस तरीके से हम प्रस्तुत करते हैं जैसे कि कोई सामान हो, दुकान लगा के बैठे हैं और बेचने आए और चाह रहे हैं कि ग्राहक एकदम कन्विंस हो जाए। चलो आओ इस कहानी के माध्यम से, कहानी नहीं एकांकी के माध्यम से हम जरा इस रीढ़ की हड्डी को समझते हैं। जरा 1939 के टाइम की लिखी गई ये कहानी है जो कि पाखंड शिक्षा और स्त्री की जो परेशानियां है ना उनको जगजाहिर करती है। लेखक हैं, रचनाकार हैं इसके जगदीश चंद्र माथुर जी, जिन्होंने बहुत कहते हैं ना सटायर जिसको आप कहते हो, कि थोड़ा सा इसमें हंसी मजाक भी है जब आप इस कहानी को पढ़ते हो, लेकिन उस हंसी मजाक के पीछे छुपी भी है समाज की एक काली करतूत कहूंगा मैं। ठीक है, कहानी कुछ ऐसी है, थोड़ा सा इसके प्रीमिसेस को समझते हैं, पृष्ठभूमि जिसको हम कहते हैं। 1939 का हमारा भारतीय समाज है जहां पे समानता का बहुत अभाव है, यानी स्त्रियों की शिक्षा की बात कर लो या फिर आप किसी दूसरे क्षेत्र में बात करोगे तो सेम अपॉर्चुनिटी या समान अवसर वो प्राप्त नहीं कर पाती। उनमें से कुछ स्त्रियां अगर पढ़ लिख लेती हैं उस टाइम पीरियड में तो उनको ऐसा नहीं कि रिस्पेक्टफुल तरीके से देखा जा रहा हो, उनको तो और बुरे तरीके से देखा जा रहा है कि पढ़ लिख ली मतलब मेम साहब बन गई। अब मेम साहब बन गई है तो मेम साहब बनना मतलब कोई अच्छी बात नहीं है। खैर उस कहानी में हम समझेंगे। अब जो हमारे रचनाकार हैं यहां पे जगदीश चंद्र माथुर जी, उनका एक ही उद्देश्य है कि किस तरीके से वो इस एकांकी नाटकों के द्वारा जो हमारी ये रूढ़िगत सोच है ना उस पर सीधा चोट किया जाए। ठीक है, हिपोक्रेसी ऑफ सोसाइटी समझते हैं जरा, भी आपको समझ में आएगा। अच्छा, इसमें एक बड़ा अच्छा शब्द भी यूज हुआ है हिंदी के लिए, वो है एकांकी। देखो एकांकी क्या होती, कहानी होती, एकांकी होती है आपके नाटक, यानी जब आपका कोई नाटक पर्टिकुलर किसी एक सेट पे बेस्ड हो, यानी कि मल्टीपल सीन नहीं है, मल्टीपल सेट नहीं है, किसी एक थीम के बेस पे जब कुछ चीजें बनाई गई हो तो उसे हम एकांकी नाटक कह देते हैं। खैर अब यहां पे देखिएगा जरा कि भाई शादी का घर है, लड़के वाले देखने आ रहे हैं और किस तरीके से जो लड़की वाले घर वाले वो किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं उस लड़के के पापा का, लड़के का स्वागत करने वाले हैं और वो अपनी बेटी को किस तरीके से प्रस्तुत करेंगे। मैं उस समाज की बात करूं, आपको सुन के आश्चर्य लगेगा, आप लोग जेन जी हो तो आपको सुन के सही में झटका लगेगा। वैसे होता ही आज भी हमारे समाज में कि उस टाइम पीरियड में विवाह की शर्तें बहुत ज्यादा होती थी। जैसे समाज में कम पढ़ी लिखी जो लड़कियां हैं, यानी हद से हद मैट्रिक यानी 10th क्लास होता है, वो पास होना चाहिए। ठीक है ना, और लड़कियों की भारी मांग थी, लेकिन शर्तें ये थी कि भाई साहब एकदम कम से कम पढ़ी लिखी लड़कियां चाहिए, क्योंकि ज्यादा पढ़ी लिखी समझदार हो गई तो वो अच्छी नहीं होंगी। अब यहां पे देखते हैं जरा, पहले कुछ कैरेक्टर को समझते हैं इस कहानी के। सबसे पहले कैरेक्टर हैं गोपाल प्रसाद जी, जो कि रूढ़िवादी हैं, पाखंडी भी हैं, वकील हैं, दकिया नुकिसी वाले पिता हैं, ये वही है लड़के के पिता हैं, और इनका बेटा है शंकर जो आया है लड़की को देखने के लिए, जिस लड़की का नाम है उमा, भी बात करूंगा मैं। शंकर चरित्रहीन पुत्र है पूरा, आपको पता चलेगा कहानी में आगे। अच्छा, दूसरी तरफ जो उमा है उनके पिताजी हैं राम स्वरूप जी। वैसे तो वो बहुत आधुनिक होने का दावा करते हैं, लेकिन फिर भी आधुनिक होकर भी दिखावा करने वाले पिता हैं। और प्रेमा जो कि उमा जी की मां है, वो है बहुत ही पारंपरिक महिला। अब उमा जो हमारे कहानी की मेन नायिका है, वो बहुत स्ट्रांग है, विद्रोही है। उमा ने बीए की पढ़ाई करी है, तो उसके पास आत्मबल, कॉन्फिडेंस, इंडिपेंडेंट थॉट्स, विचार वाली एक युवा महिला है जो खुले विचार से अपनी बातों को रख सकती है, अपनी थिंकिंग पे वो काम कर सकती है। सी इज वेरी प्राउड ऑफ कि हाँ उसने पढ़ाई लिखाई की। अब देखो कहानी में आगे बढ़ते हैं। अब बड़ा अच्छा एक सीन दिखाया गया यहाँ पे, दिखावे का रंगमंच क्या है कि जब लड़के वाले देखने वाले आते हैं ना तो घर वाले क्या करते हैं, पूरे कमरे को एकदम चेंज करते हैं, सामान उमान हटाना है ना। वैसे तो साफ सफाई हम वैसे भी करते हैं जब घर में मेहमान है, लेकिन यहां पे कुछ अलग सीन है। दिखावा क्या है, पूरा हारमोनियम सितार उतार लगाया जाता है ये दिखाने के लिए कि हाँ भाई साहब जो उमा है वो कितनी सभ्य और सुसंस्कृतिक लड़की है। यानी अगर उसे ये सब चीजें नहीं आती हैं, गाना बजाना इन सब चीजों की नॉलेज नहीं है, तो वो सुसंस्कृतिक नहीं कहलाएगी। ये मतलब है।
तो ये दिखावा है, तो ये एक झूठ है जिसपे उस समय का समाज काम कर रहा है कि जैसे तैसे करके तो वे लोग पकड़ में आए हैं। ये रामस्वरूप जो उनके पिताजी, उनका कहना कि लड़के वाले जैसे तैसे तो आए हैं, तब उनको कन्विंस करना बहुत ही जरूरी है, और उनको कन्विंस करने के लिए जो भी झूठ लगे वो चीज, मतलब उनकी कोशिश है कि उनकी बेटी अगर बीए पास है तो उनको ये नहीं बताना है उसकी बेटी की उस जो हायर एजुकेशन यानी उच्च शिक्षा जो है उसको छिपाने की कोशिश की गई है। दूसरी तरफ कहानी में यह भी दिखता है कि जो विवाह है उसको सिर्फ एक संबंध के तौर पे नहीं देखा जाता है, उसको बिजनेस के तौर पे देखा जाता है। जैसे वहां पे कहानी में एक लाइन आती है जो गोपाल प्रसाद जी लड़की के पिता है वो यूज करते हैं कि विवाह एक पवित्र बंधन नहीं है बल्कि एक सौदा मानते हैं। तो कहते हैं कि चलिए आइए कुछ बिजनेस की बात कर लीजिए। बिजनेस का मतलब क्या है कि वही कितना पैसा लगाइएगा, कितना दहेज दीजिएगा, ये चीजें। तो ये एक टर्म आती है, बिजनेस की बातचीत हो जाए, है ना। फिर लड़की के बारे में कि हद से हद हमें तो मैट्रिक पास होनी चाहिए, मेम साहब तो हमें रखनी नहीं है। रखनी नहीं है, जरा शब्द पे गौर कीजिए। जैसे वस्तु खरीद के लिए जा रहे हो और खरीद भी कहां रहे हैं, पैसे उल्टे ले रहे हैं, ठीक है। खूबसूरती पे टैक्स लगेगा। तो ये सब कुछ व्यंग है जो गोपाल प्रसाद जी के द्वारा यानी लड़के के पिता द्वारा वहां पे किया जाता है। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं। अब देखो प्रॉब्लम यही है ना, मैंने पहले कहा अगर आप कहानी को लाइन बाय लाइन से पढ़ो तो फिर आपको उस कहानी का वैसे समझ में नहीं आएगा कि मोरल क्या है उस कहानी का। आप देखिए जरा कि लड़की के पिता जिनको प्राउड फील होना चाहिए था कि उनकी बेटी ने इतनी अच्छी पढ़ाई लिखाई की है, वो अपने पैरों पे खड़ी है, तो प्राउड फील करने की जगह वो इन चीजों को छुपा रहे हैं। थोड़ा सा हम कंपैरिजन करते हैं लड़की के पिता और लड़के के पिता को। तो रामस्वरूप जी जो लड़की के पिता हैं, अगर उनकी हम बात करें तो वो खुद तो प्रगतिशील है और बहुत आधुनिक शिक्षा के समर्थक भी हैं। काम की बात करें तो बेटी की शिक्षा को छिपाते हैं और रूढ़ियों के आगे झुक जाते हैं। दूसरी तरफ मैं अगर गोपाल प्रसाद की बात करूं जो लड़के के पिता हैं, ये शिक्षित हैं, ध्यान सुनिए, वकील हैं और सभा सोसाइटियों में जाने वाले लोग हैं, बट बहू इन्हें अनपढ़ चाहिए जो सिर्फ मैट्रिक पास हो और दबी भी होनी चाहिए, यानी ज्यादा बोले नहीं कि पढ़े लिखे लोग होंगे तो गलत को गलत कहेंगे ना और सही को सही कहेंगे, तो वो नहीं चाहिए इन्हें। अब नोटिस कीजिए जरा, दोनों में एक चीज कॉमन है, वो क्या है, दिखावा। दिखावा किस चीज का, परंपरा का, प्रत्येक सतमातक रूढ़ियों की शिकार, मतलब कि अपनी आइडियोलॉजी जो चलती आ रही है पेट्रियार्की थिंकिंग उसको दिखाना, दिखावा ही कर रहे हैं। एक पढ़ा लिखा समझदार आदमी कभी भी इस तरह की बातें और इस तरह की हरकत कहां करता है, बट उनको यह दिखाना जरूरी है कि भाई वो कितने सभ्य हैं, कितने सांस्कृतिक लोग हैं। खैर अब बात करते हैं हम उस लड़के की जिसका नाम है शंकर, जो उसे देखने आया। अब कहानी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी क्यों, आपको समझ में आएगा। एक व्यंग आता है कि लड़का जो बैठा हुआ है ना थोड़ा ऐसे झुक के बैठता है, तो उनके पिताजी जो गोपाल प्रसाद जी हैं वो उनको कहते भी मजाक मजाक में कि ब्याह तय करने आए हो, थोड़ा कमर तो सीधी करके बैठ जाओ। लेकिन ये कमर क्यों टहरी करके बैठा उसके कारण बताऊंगा मैं, क्योंकि उमा को पता है इस लड़के के चरित्र के बारे में। उसने कहा कि कुछ टाइम पहले आपके बेटे ने जो महिला कॉलेज होता है, गर्ल्स कॉलेज, उसके बाहर ये गेड़ी लगाते थे और वहां पे इनकी खिंचाई भी हुई है, इनकी पिटाई भी हुई है, ठीक है। तो शारीरिक रूप से भी ये ढीले हैं और इनका चरित्र की मैं बात करूं तो वहां भी इनका कैरेक्टर थोड़ा ढीला है ना। लड़कियों के हॉस्टल चक्कर काटने पे अपमानित होके भगाए गए थे ये वहां से, और उस बेटी को ये लेके आए हैं शादी करवाने के लिए, और नौकरी भी नहीं कर रहे हैं, अभी सिर्फ तैयारी कर रहे हैं। अब उधर देखिए जरा उमा को किस तरह से प्रस्तुत किया गया। उमा को पान की तस्तरी मतलब बेसिकली पूरा पान सजा के, क्योंकि भाई पुराने टाइम में आज भी आप गांव घर में जाओगे तो पान का बहुत प्रचलन है, जैसे हम चाय पानी पूछते हैं लोग पान पूछते हैं, तो पान की तस्तरी लेके प्रस्तुत किया जाता हो जैसे कि वो कोई एक मतलब क्या कहते हैं आप उसको, प्रोडक्ट है जिसको आप पेश कर रहे हो। गोपाल प्रसाद जी उसे एक निर्जीव वस्तु की तरह परखते हैं, रामस्वरूप उसे जवाब देने के लिए विवश करते हैं, जबकि गोपाल प्रसाद उसकी हर कला का हिसाब मांगते हैं कि हाँ पेंटिंग आती है कि नहीं, सिलाई आती है कि नहीं, इनाम क्या जीता है, गीत आता है कि नहीं, है ना। और कई बार उसे व्यंग भी करते हैं कि जरा मुंह तो खोलिए, है ना, बहुत अमानवीय तरीके से बिहेव करना। आपने ये सब चीजें आज के डेट में नहीं होती भाई, सब पढ़े लिखे हैं, लेकिन अभी भी गांव घर में आप जाओगे ना हमारे देश के, तो वहां पे आपको ये स्थिति दिखेगी कि किस तरीके, मतलब ये चैलेंज माना जाता है कि भाई लड़की की शादी हो रही है तो वो लड़के वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं करेंगे, तो बेटे को एकदम इस तरीके से प्रेजेंट करो, पता नहीं क्या ही चीजें चल रही हैं। अब बात वही है कि उमा से भी नहीं देखा जाता है, वो भी विवश होती है, फिर उनका गुस्सा फूटता है, धैर्य टूटता है और वो कहती है कि क्या आप मेरी खरीदारी करने आए, और उस मानसिकता का करारा जवाब देती है। वो कहती है कि क्या लड़कियों का दिल नहीं होता,
हाँ, क्या उनको चोट नहीं लगती है? क्या वो बेबस भेड़ बकरियां हैं जिन्हें कसाई अच्छी तरह से देखभाल देख के फिर खरीदता हो? है ना, किस तरीके से आप खरीद रहे हो? और कसाई क्यों कहा उन्होंने? क्योंकि आगे चल के तो आपने शोषण ही करना है ना? तो जिस तरीके से लोग जाते हैं ना भेड़ बकरियां खरीदने, ठीक है, मटन चिकन वगैरह खरीदने, तो वहां पे पूरा परख करते हैं, तो क्या उस तरीके से आप ट्रीट कर रहे हो मुझे? और फिर वो बताती है कि जरा इन साहेबजादे से पूछिए, शंकर जी से, कि अभी पिछली फरवरी में ये लड़कियों के हॉस्टल के इर्द गिर्द क्यों घूम रहे थे। अब देखो ये इमेज बहुत इंपॉर्टेंट चीज दिखा रही है कि पाखंड कितना भी हो भाई, शिक्षा के आगे कमजोर पर ही जाता है। शिक्षा का ही रीजन है, एजुकेशन ही वो रीजन था जिसकी वजह से उमा को आत्मविश्वास मिला दिया। उसने कहा कि हाँ, मैं कॉलेज में पढ़ी हूं, मैंने बीए पास किया है, कोई पाप नहीं किया है। बिल्कुल सही बात है ना? आपकी क्या सोच है, आप कमेंट करके बताइएगा जरूर। अब उमा के लिए शिक्षा का जो अर्थ है वो केवल डिग्री नहीं था, बल्कि उसका आत्मबल और स्वतंत्र विचार रखना था। सिर्फ डिग्री इकट्ठा करना नहीं था। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि कहानी का शीर्षक रीढ़ की हड्डी क्यों है। एक तो शंकर की बात करें तो शारीरिक दुर्बलता भी है, और दूसरा नैतिक साहस की भी पूर्ण कमी है। उसका अपना कोई स्टैंड नहीं है। तो यानी जब किसी का कोई अपना स्टैंड नहीं है तो वो किस पे रहेगा? वो दूसरों पे आश्रित रहेगा। दूसरों पे आश्रित रहने मतलब कि भाई साहब की रीढ़ की हड्डी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर हम उमा की बात करें तो उमा रीढ़ की हड्डी है, समाज में सशक्तिकरण और आत्मसम्मान का प्रतीक है जो उमा को उसकी शिक्षा ने प्रदान किया। तो उमा वो रीढ़ की हड्डी है समाज की जो बहुत स्ट्रांग है, जिसको किसी और पे आश्रित होने की जरूरत नहीं है। शिक्षा उसके लिए काफी है। अब समाज जो है ना, समाज अगर बिना रीढ़ के, है ना, सुनिएगा जरा, समाज को बिना रीढ़ के आज्ञाकारी लोग नहीं बल्कि मजबूत इरादों वाले शिक्षित नागरिकों की आवश्यकता है। ये तो बात क्लियर हो गई हमें इस कहानी के सारांश से। अब कहानी में कुछ व्याकरण देखते हैं हम जरा, कुछ मुहावरे देखते हैं जो यहां प्रयोग किए गए, जैसे भीगी बिल्ली की तरह। तो भीगी बिल्ली का मतलब क्या होता है? डर कर रहना। जैसे यहाँ पे एक नौकर है रतन जी, उनका बड़ा फनी कैरेक्टर आया कि नौकर रतन का राम स्वरूप के पीछे आना मतलब वो भीगी बिल्ली की तरह पीछे पीछे भाग रहा। मुंह फुलाए मतलब नाराज होना। उमा का इस झूठे प्रदर्शन के खिलाफ मौन विरोध रहा, उसने मुंह फुलाया मतलब जो चीज वो देख रही थी, समझ रही थी, वो देख के उसने मुंह फुला लिया, मतलब नाराजगी दिखाई। सिर चढ़ाकर रखना मतलब अधिक छूट देना, है ना। फिर आपका दूसरा होता है इधर इज्जत उतारना, मतलब अपमानित करना। जैसे कि गोपाल प्रसाद जी जो है वो जिस तरीके से उमा से बात कर रहे थे, व्यवहार कर रहे थे, मतलब वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या कर रहे थे? उस लड़की की इज्जत पे ही सवाल उठा रहे थे, अपमानित कर रहे थे उसे, है ना। उसकी ज्यादा शिक्षा छुपाने की कोशिश कर रहे थे उनके पिताजी, और वो उसके चलने पे, उठने पे, बोलने पे, इन सब चीजों पे वो कर रहे थे। और आखिरी चोट वही है जो ये लाइन है, ये बहुत सॉलिड लाइन है जिसपे कि सवाल बनता हुआ दिखता है इस चैप्टर से। बहुत एक स्ट्रांग स्टेटमेंट है कि हाँ जी हाँ जाइए, ये उमा कहती है कि जी हाँ जाइए, जरूर चले जाइए, लेकिन घर जाकर जरा यह पता लगाइएगा कि आपके लाडले बेटे की रीढ़ की हड्डी है भी या नहीं, यानी कि बैकबोन है भी या नहीं, है ना। एक सॉलिड स्टेटमेंट। अब मैंने बोला ना कि आप लोग शायद बोलोगे कि सर ये आज के टाइम में ऐसा थोड़ी ना होता है, आज के टाइम में शादियां ऐसे नहीं होती, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं, आप शहर में रहने वाले हो तो शायद आपको चीजें ना दिखाई दे, होता वहां भी है लेकिन अलग तरीके से होता है। लेकिन आप गांव घर में जाओगे, छोटे टायर 2 टायर 3 सिटीज में जाओगे तो वहां आपको ही ज्यादा देखने को मिलता है। अब आप मुझे बताओ कि आपको इस कहानी से क्या समझ में आया, क्या इंपॉर्टेंस दिखाई दिया आपको एजुकेशन में, और क्या जो उमा ने किया वो कितना ही सही था। और आप अगर होते गोपाल प्रसाद या रामस्वरूप जी की जगह तो आप क्या करते? क्या पिता को अपनी बेटी की एजुकेशन को छुपाना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं, बहुत प्राउडली दिखाना चाहिए। अब कोई इसे कैसे एक्सेप्ट करता है वो उनकी सोच है। बाकी इस चैप्टर का पीडीएफ आपको यहां स्कैन करोगे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, और नहीं तो कमेंट सेक्शन में जाओगे तो कमेंट सेक्शन में आपको पीडीएफ का लिंक पिन भी मिलेगा। बाकी क्लास 9th की हिंदी यानी गंगा की और चैप्टर देखना है तो यहां क्लिक कर लो या फिर यहां क्लिक कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरा नाम है कुमार शानू और आप देख रहे हैं आपका फेवरेट चैनल Unacademy, Avengers from 6th to 10th. Unacademy. Let's crack it.